So few hours are left and still so many students are waiting that or thinking that should I go for the counseling process or not. लास्ट 3-4 डेज के अंदर ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे से पूछा है कि सर क्या मुझे काउंसलिंग प्रोसेस के लिए जाना चाहिए। गाइज वेलकम टू लीगल लाइट एकेडमी। और अभी कुछ घंटे रह गए हैं, सिर्फ फ्यू आवर्स। यहाँ पे फटाफट से मैं कुछ क्वेश्चंस जो है उनके आंसर करूंगा एंड आई होप दिस इज really यूजफुल फॉर ऑल दोज हु आर स्टिल हैविंग डबल माइंड। मुझे जाना है नहीं जाना है, कंफ्यूजन में है, प्रेफरेंस लिस्ट क्या होनी चाहिए, सर ये फ्रीज फ्लोट क्या होता है, एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन कहते हैं ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं कि सर वो जो क्या है, देखो ऐसा है कि अगर शो शॉर्ट स्कोर है ऐसा कि सिलेक्शन होना ही है या टियर 1 NLU मिलना ही है, देन देयर इज नो कंफ्यूजन। लेकिन मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के मैसेजेस हैं जिनका अभी सीट जो है ना वो अभी सेफ और सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं। मतलब रैंक को देखने के बाद भी अभी उनको ये लग रहा है कि पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा। तो ऐसा है कि वो जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं अभी काउंसलिंग में फॉर जनरल 30,000 एंड फैन जो रेस्ट ऑफ दी कैटेगरीज है उनके लिए 20,000, तो क्या वो रिफंड हो सकता है? तो व्हाट इज दैट फ्रीज फ्लोट और वहाँ क्या क्या क्लॉज हैं? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के ये भी क्वेश्चंस थे कि सर जब तक हम फ्रीज नहीं करेंगे ऐसा तो हमें मिल ही जाना है। तो ये सारे डाउट सारी कंफ्यूजन यहाँ अभी मैं क्लियर करूंगा एंड आई होप आप अभी 5 बजे के पहले पहले तक तो इसको देख ही लोगे और जहां भी जो भी कंफ्यूजन होगी वो आप क्लियर कर लोगे, दूर कर लोगे। फटाफट से सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। जरूर से देख लेना, बहुत कुछ यूजफुल होने वाला है। अभी आपके क्लोजिंग टाइम से पहले अगर आप इसको देखते हो तो बहुत आइडिया मिल जाएगा, राइट ना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये जो क्वेश्चन मेरे पास आ रहा था कि सर मेरे पास इन्विटेशन आई है, क्या मुझे जाना चाहिए रजिस्ट्रेशन मतलब काउंसलिंग प्रोसेस में? और ये पूछने वाले वो स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, दोज हु आर समवेयर अराउंड 6,000 जनरल से ही अगर बात करूं, 8,000 फॉर दैट मैटर 12,000 तक, 15,000 तक के स्टूडेंट्स हैं, 15,000 समथिंग। मुझे नहीं पता कि वहां तक इन्विटेशन जनरल कैटेगरी से क्यों आई है, क्योंकि अगर मैं वैसी बात करूं 3,000 सर सीट्स तो लेट्स से 1500 जनरल, उसका 5 टाइम्स भी ले लो तो कितना हो जाएगा? 6,000, 7, 8, 9 तक समझ आता है। अगर मैं वैसे देखूं तो 10 तक समझ आता है। 15,000 वाला मुझे समझ नहीं आता सीन। क्या मुझे जाना चाहिए? अगर आपके दिमाग में वो अमाउंट एक मैटर है कि पता नहीं मुझे वो मेरा रिफंड होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं, तो आई विल से अगर आप 10 के बाहर है रुक सकते हो। बट एक दूसरी थॉट मेरी ये भी है कि जाना चाहिए। रीजन बिहाइंड दिस, देखो अगर आप वो फ्रीज फ्लोट वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाते हो एंड यू आर जस्ट वेटिंग कि चलो फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट तक में मैं कुछ नहीं कर रहा, देखते हैं मुझे कुछ मिलता है ना फ्रॉम कंसोर्शियम साइड, उनकी तरफ से कोई कॉलेज आपको मतलब अलॉट होती है नहीं। अगर आप फ्लोट करते हो, फ्रीज करते हो तो ऑब्वियसली वो डिडक्शन तो होगी ही। और याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फ्लोट करते हो तो भी ये डिस्कशन आगे चलेगी। फिलहाल अगर आप 10,000 के आसपास हो, 12,000 के आसपास हो एंड दैट अमाउंट इज नॉट आई मीन बहुत वरी करने वाला आपके लिए, या फिर इज लाइक पेनफुल टू पे, मुझे इंटरेस्ट नहीं है या मुझे लास्ट के NLUs मिलेंगे, मेरे को उसमें नहीं जाना है, उससे बेहतर मैं निर्मा में चला जाऊं सर, तो या फिर मैं DU के लिए वेट कर रहा हूं, मैं उसमें देख लूंगा, तो फिर ठीक है, यू कैन वेट एंड यू इफ यू वांट यू कैन वेट इन कॉलेजेस, मतलब NLUs के लास्ट NLUs को अगर आप टियर 3 को आप छोड़ना चाहते हो तो रेस्ट जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वहां करना ये है कि काउंसलिंग प्रोसेस में आपको वेट करते रहना है, कंप्लीट थर्ड लिस्ट तक वेट करते रहना, ना फ्रीज ना फ्लोट, तो बात बन जाएगी। उसमें ऑब्वियसली फुल रिफंड है, अभी वो सब डिस्कशन भी करेंगे। अपार्ट फ्रॉम काउंसलिंग में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, उसके अलावा कुछ जो बातें हैं उस पर जरा डिस्कशन होगी। सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद वाला जो फैक्टर है प्रेफरेंस लिस्ट। अभी लास्ट 2 दिन से फ्रॉम लास्ट 2 डेज आई गेस बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रेफरेंस लिस्ट को लेके बहुत सारी कंफ्यूजन है एंड 1-to-1 में बहुतों को देख रहा हूँ ना। किसी के कुछ चॉइसेस हैं, किसी को किसी लोकेशन को लेके प्रॉब्लम है, टियर 1 NLU है फिर भी इस पर्टिकुलर लोकेशन में नहीं जाना, उस पर्टिकुलर लोकेशन में नहीं जाना, वेस्ट बंगाल नहीं जाना तो जोधपुर नहीं जाना, तो यहाँ नहीं जाना, वहां में साउथ नहीं जाना, नालसार नहीं जाना। सो द पॉइंट इज प्रेफरेंस लिस्ट की जो बातें होती है ना, सबसे सिंपल और स्ट्रेट होती है वो कि जिस
रैंक वाइज अगर मैं देखूं, जिस रैंक से एनएलयूज हैं, अगर मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसी अकॉर्डिंग आप डालते चले जाओ। मतलब अगर मैं वैसे बता दूं टियर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यस NLSIU, देन नालसा, फिर आपका वेस्ट बंगाल, फिर जोधपुर आ जाता है, फिर उसके बाद भोपाल रख लो, गांधीनगर रख लो, राइट, एंड देन उसके बाद ये HNLU, RMNLU। तो ये सीक्वेंस कुछ ऐसी चलती चली जाएगी अगर आपको लोकेशन और NLU से प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। तो यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो समझने वाली बात है, लाइक सपोज एक सर्टेन रीजन से स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको उसी रीजन में रहना होता है, वो बाद में नहीं जाना चाहता। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से यहाँ पे समझाता हूँ प्लीज। प्रेफरेंस लिस्ट की बारी है, प्लीज जरा ध्यान से इसको समझना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं। एंड मैं समझता हूँ अगर अभी टाइम अप होने से पहले भी इस वीडियो को आप देख लेते हो तो ये आपको जरूर हेल्प कर ही जाएगा। से स्टोरी क्या है कि लेट्स से देयर इज वन स्टूडेंट फ्रॉम यूपी, है ना, अभी मैं रियल सिनेरियो ही बता रहा हूँ। तो अभी उसको पता है कि मेरे को टियर 1 में कुछ नहीं मिलना, टियर 2 में ही चॉइस है। उसके पास जो रैंक है, उसको स्कोर है, वो टियर 2 के लिए ही है। तो उसकी जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो कुछ ऐसी है, लखनऊ, RMNLU। अब RMNLU के बाद अगर मैं जाऊं तो आप नॉर्मली आप क्या देखते हो, RGNLU, कटक, है ना, NLU रख लेंगे, कटक रख लेंगे, पटियाला रख लेंगे, कोची रख लेंगे। इसके बाद मे बी पटना की बारी बात नहीं आती है, CNLU की 13-14 पोजीशन पे, 13 पोजीशन पे। तो अभी उसने क्या किया हुआ है कि ये किया हुआ है ना। ऑब्वियसली ये बेल्ट जो है यूपी बिहार, तो उधर से जो स्टूडेंट्स हैं वो शायद सोचेंगे कि अगर टियर 2 में ही रहना है तो व्हाई नॉट घर के पास वाले कॉलेज के अंदर, NLU के अंदर। तो RMNLU, CNLU और लेसे फिर उसके बाद RGNLU और देन NLU कटक, फिर आपका आ गया कोची भी ले लो, 1100 के आसपास जनरल कैटेगरी से कोची में सिलेक्शन है। यहां पे अगर आप देखो तो 850 के अराउंड, राइट, सिलेक्शन है। इसमें काफी नीचे तक चले जाते हैं, 1300 के आसपास चले जाते हैं। तो समझने वाली बात क्या है, अब इसके बाद सपोज यहां पे कोची है, राइट, समझने वाली बात यहां पे क्या है, सपोज आप इस रैंक पे फॉल करते हो, 1300 के आसपास का आपका स्कोर है, 1200 समथिंग है या 1300 के आसपास है, आपने ये प्रेफरेंस लिस्ट बना रखी है, ऊपर के कॉलेजेस आपने रखे ही हैं, इसके बाद के कॉलेजेस भी ऐसे कुछ रखे हैं, एंड यू आर प्रीटी मच श्योर दैट मुझे ये CNLU या रांची वगैरह कहीं कुछ मिल जाना है, ठीक है। तो अब क्या है कि आपने फर्स्ट लिस्ट आने के बाद आपने फ्लोट किया, और फ्लोट करने पे ये जो रैंक है वो यहां से जंप होके यहां आप नहीं पहुंच पाते, मतलब उस कॉलेज तक नहीं पहुंच पाते जो CNLU के ठीक ऊपर प्रेफरेंस लिस्ट में आपने रखा था। ध्यान रखना एक चीज, ये सब कनेक्टेड पॉइंट्स हैं, काउंसलिंग डेट तो खैर अलग ही है, ये जो पॉइंट्स है ना, ये सारे प्रेफरेंस लिस्ट और ये सब कनेक्टेड है। ध्यान रखना, फ्लोट का मतलब होता है अपग्रेड, है ना, डाउनग्रेड नहीं कर सकते आप। पहली बात तो ये, कुछ स्टूडेंट्स को इसमें भी कंफ्यूजन थी। आप CNLU से ऊपर अपने प्रेफरेंस लिस्ट में ही जाने के लिए एलिजिबल रहोगे, नीचे नहीं आ सकते। विच मींस अगर 1300 पे आपको फर्स्ट लिस्ट में CNLU मिल जाती है एंड आपने फ्लोट किया, तो आपका जो जंप है ना, वो अगर 400 to 500 के आसपास का नहीं है तो फिर आप यहां वैसे ही नहीं जा पाओगे। अगर सपोज 100 का जंप होता है, 100 रैंक का जंप होता है या 200 रैंक का जंप होता है सेकंड लिस्ट में, इसका मतलब ये है कि आप कोची के आसपास आ सकते थे, जो कि ऑब्वियसली CNLU से रेटिंग अगर दी जाए तो CNLU से ऊपर रेट होता है, NLU ऊपर ही रेट होता है, RGNLU ऊपर ही रेट होता है, लेकिन आपने प्रेफरेंस लिस्ट में इनको नीचे रखा हुआ है, विच मींस आप इधर नहीं जा पाओगे। आप ऊपर के लिए ही एलिजिबल हो, नीचे के लिए नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, डाउनग्रेड नहीं कर सकते हैं, फ्लोट करके अपग्रेड ही करते हैं। अपग्रेड में भी ये चीज ध्यान रखना होगा कि जो कट ऑफ जिस कॉलेज की होती है उसके ही आसपास अगर आप फॉल करोगे सेकंड फ्लोट, फर्स्ट फ्लोट में या सेकंड फ्लोट में, तभी वो कॉलेज आपको मिलेगा। अगर आप इसके आसपास कहीं फॉल करने लगे हो और ये प्रेफरेंस लिस्ट में नीचे की तरफ है, तो फिर आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल सकता, नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता, नहीं मिलेगा, डाउनग्रेड तो कर ही नहीं सकते, राइट। सो प्रेफरेंस लिस्ट बनाते समय ध्यान रखना, मेरी तरफ से सजेशन यही होती है कि जो नॉर्मल रैंकिंग सिस्टम है NLUs की, उसको ही फॉलो कर लेना चाहिए, इनकेस इफ देयर इज नो प्रॉब्लम, नो इशू विद द लोकेशन पार्ट, राइट। नेक्स्ट इसके बाद काउंसलिंग डेट। देखो टोटल देयर आर 3 लिस्ट नाउ,
लास्ट जो इंस्ट्रक्शन थी लास्ट टाइम जब दिसंबर में रिजल्ट आए थे तो सबको बताया उस टाइम पे 5 लिस्ट की प्रोविजन रखी गई थी। एनएलयू के पास टाइम बहुत ही, कंसोर्शियम के पास टाइम बहुत है, तो टाइम पास कर रहे थे। वो करने को 3 लिस्ट ही होती थी नॉर्मली। मुझे याद है 2018-17 के आसपास जब पैटर्न ही कंप्लीटली अलग होता था, जब पेपर यूज टू कंडक्ट इन द मंथ ऑफ मे, उस टाइम पे भी 3 लिस्ट एंड देन फाइनल सिलेक्शन हो ही जाती थी। तो टोटल जो लिस्ट है यहाँ 3 है। काउंसलिंग डेट्स जो है यहाँ इंपॉर्टेंट, अगेन वही वाली बात है कि फर्स्ट लिस्ट आई, मुझे अगर 2-3 बातों का यहाँ ध्यान रखना, जैसे 26 मई को हमारा ये फर्स्ट लिस्ट आने वाला है, राइट, एंड उसके बाद 4 जून को है, एंड उसके बाद 20 जून को है थर्ड लिस्ट। तो थर्ड लिस्ट में तो जाके आप फिर फ्लोट कर ही नहीं सकते। इंपॉर्टेंट बात, ये लिस्ट जब आएंगी तो इसमें क्या है, अगर देखो मेरी एक छोटी सी हमेशा सजेशन होती है, अगर आप के डिजायर के अकॉर्डिंग आपको कोई एनएलयू मिल जाती है, जिस भी लिस्ट पे मिलती है, प्लीज फ्रीज कर दो, है ना। मेरी तरफ से सजेशन ये होती है, अगर आपको लगता है नहीं मेरे पास स्कोप है, मैं फ्लोट करके और ऊपर जा सकता हूं, नहीं मैंने प्रेफरेंस लिस्ट ठीक से बनाया है, कुछ इस तरीके का हौच पौच नहीं है मेरे प्रेफरेंस लिस्ट में, है ना, और मुझे अपग्रेड होने पे मुझे एक बढ़िया कॉलेज, अच्छा कॉलेज ही मिलेगा, इससे अच्छा कॉलेज, और काफी चांसेस है कि फ्लोट करके मैं ऊपर जाऊंगा ही, तो जरूर आप फ्लोट करो। दूसरी चीज, सेकेंड लिस्ट तक फ्लोट आप कर सकते हो, थर्ड लिस्ट के बाद कोई लिस्ट आनी नहीं है, तो यहां जाके फ्लोटिंग ऑप्शन है नहीं, यहीं पे फ्लोट करना पड़ेगा। और याद रखना एक चीज और, अगर आपने फ्लोट ऑप्शन चूज किया यहां पे, तो जो ये फी है वो नॉन रिफंडेबल होगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, पहले भी मैंने ये सब बातें की हैं। कईयों को लगता है जब तक फ्रीज नहीं करना है तब तक पैसा रिफंड नहीं होगा, सॉरी पैसा रिफंड हो जाएगा। आपने फ्लोट भी किया है तो भी वो नॉन रिफंडेबल है, राइट। तो फ्लोट करते समय भी ध्यान रखना कि अगर फ्लोट कर रहे हो, आप सिर्फ वेट एंड वॉच में थे कि अगर कोई एनएलयू मिले कंसोर्शियम की तरफ से तो मैं एडमिशन लूंगी, अदरवाइज नहीं लूंगा, नहीं लूंगी, तो फिर आपको वेट एंड वॉच करना है, फ्लोट नहीं करना चाहिए उस केस में। फ्लोट फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यहां से ऊपर के कॉलेज में मुझे जाना है और वो मेरे प्रेफरेंस लिस्ट में है भी, तो फिर जरूर फ्लोट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड लिस्ट में भी फ्लोट करो, फर्स्ट लिस्ट में तो फ्लोट करो ही करो, राइट। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरा डिजायरेबल कॉलेज है, मुझे मिल चुका है, तो अननेसेसरी डोंट वेस्ट योर टाइम, वहीं पे फ्रीज ऑप्शन को चूज करो, फ्रीज करो, एडमिशन प्रोसेस की तरफ जाओ, ठीक है। 3 ऑप्शंस होते हैं व्हाइल काउंसलिंग प्रोसेस, फ्रीज, फ्लोट एंड एग्जिट, ये सब समझ रहे हैं। बस इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे जो है वो समझने वाली ये कि फ्लोट और फ्रीज, ये 2 ऑप्शंस जब भी सेलेक्ट करोगे ड्यूरिंग फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड, फ्रीज किया तब तो ठीक है, आप सीधा कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रहे हो, फिर आगे का प्रोसेस मतलब फी अमाउंट जो है वो पे करते हो एंड देन उसके बाद एडमिशन में ही चले जाते हो, तो एडमिशन प्रोसेस हो जाती है फ्रीज करने के बाद। लेकिन आपने अगर फ्लोट भी किया है तो भी अभी मैं एक बार दिखाऊंगा, अभी नोटिफिकेशन में भी एनएलयू के जो कंसोर्शियम के इंस्ट्रक्शन वाली जो नोटिफिकेशन आई है वहां भी ये सब चीजें क्लियरली मेंशन है। कई सारे स्टूडेंट्स को नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज उसको ध्यान से देख लेना। अगर आप फ्लोट भी करोगे तो भी अमाउंट जो है वो डिडक्टेबल है, वो नॉन रिफंडेबल होगी, जो जनरल के लिए 30,000 एंड रेस्ट के लिए 20,000 वाला अमाउंट है, राइट। फटाफट से एक बार इंपॉर्टेंट जो पॉइंटर्स हैं मेनली रिफंड को लेके, वो मैं अब यहाँ आगे एक बार और डिस्कस कर दूं। सबसे पहले चीज जो यस मैंने कहा, देयर विल बी 3 राउंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इस बार के नोटिफिकेशन की। टोटल 3 राउंड्स, 3 लिस्ट, वहां पे 3 लिस्ट वो रिलीज करेंगे 1 by 1। जो डेट मैंने पीछे बताई भी आपने नोटिफिकेशन पे देख लिया होगा फॉर श्योर। अब इंपॉर्टेंट चीज, यस अगर आप फ्रीज करते हो द सीट इन द फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड कहीं भी, तो जो भी आपका जो अमाउंट है वो नॉन रिफंडेबल है। कंफर्मेशन फी 20,000 कंफर्म हो जाएगी और ये नॉन रिफंडेबल है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे देखो, यहीं से उनके नोटिफिकेशन से ही मैंने ये पॉइंट्स, अगर आप वहां भी जाके देखोगे तो आपको दिखेगा सेम पॉइंट वहां से मैंने उठाया था। टू एक्सरसाइज द फ्लोट ऑप्शन इन द फर्स्ट और सेकंड लिस्ट, सी float option in the first and second list of the counseling, the candidate must pay non-refundable confirmation fee, that is 20,000. So 20,000 जो है अगर आप फ्लोट भी करते हो जो नॉन रिफंडेबल होगा, आप 20,000 तो उनका ही है, जनरल वालों को छोड़ के रेस्ट सबके लिए ही 20,000 है। अब यहाँ पे ये पॉइंट है कि जनरल के लिए शायद 10,000 रिफंडेबल होगी, 20,000 नॉन रिफंडेबल है। नेक्स्ट, इस पॉइंट से भी ये बात क्लियर होती है, हैज नॉट चूजन दी फ्रीज और फ्लोट ऑप्शन, अगर आपने ये ऑप्शन चूज नहीं किया है, इन दैट केस ओनली फी विल बी रिफंडेबल इन फुल। ये फुल फी जो है वो तभी रिफंड होगी अगर आपने क्या, फ्रीज और फ्लोट चूज नहीं किया है। एंड एक और 5th पॉइंट में ये है कि
अगर आप इनएलिजिबल पाए जाते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्लीज रेडी कर लेना। वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट लेके मैं यहाँ पे नहीं आया ऑब्वियसली, वो सब आप ऑलरेडी देख चुके होगे, आपको पता ही होगा। तो अगर आप इनएलिजिबल फाइंड होते हो किसी भी पॉइंट ऑफ मोमेंट पे आफ्टर कंफर्मेशन, है ना, आपने फ्रीज तो कर दिया है, अब आप एनएलयू की तरफ से जब अगर आप नोटिस करते हैं कि भाई इनकी जो डॉक्यूमेंट है दैट डॉक्यूमेंट इज नॉट प्रॉपर और मिसिंग, तो फिर एक अमाउंट जो है 5000 का वो डिडक्टेबल होगा, और उसके बाद फिर आपको जो रेस्ट ऑफ द फी है, काउंसलिंग फी, वो आपको फिर रिफंड कर दी जाएगी, राइट। सो रिफंड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ 2-3 बातें थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेरी देना रिफंड को लेके, ठीक है। तो फटाफट से अब बस यही है, थोड़े ही आवर्स में मैं कह रहा हूँ कि अभी आपकी जो डेडलाइन है वो फिनिश हो जाएगी। सो प्लीज गो फॉर इट। अगर आप 10,000 के आसपास हो तो आप जरूर रजिस्ट्रेशन में जाओ, और अगर आपको ऐसा बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है वो अमाउंट को लेके, रजिस्ट्रेशन फ़ी को लेके, तो ये अगर इनविटेशन आई है तो गो फॉर इट, ठीक है। किसी भी तरीके की कोई भी इंक्वायरी हो, है ना, किसी भी तरीके का कोई भी कंसर्न हो इन पॉइंट्स को लेके, तो आप अपनी क्वेरी हमसे पूछ सकते हो। Here on this number you can raise your concern, right? Just a second. Yes. So on this number you can raise your concern, जो भी कुछ पूछना जानना हो regarding your rank, regarding counseling process, कुछ भी, कहीं भी कुछ स्टेप में, कहीं प्रेफरेंस लिस्ट को लेके, एंड मैक्स बाय टुमारो थोड़ी बहुत डिस्कशन मैं कट ऑफ पर भी करूंगा। ऑलरेडी पहले मैंने करा हुआ है, आप सबने अभी तक एनालिसिस कर भी ली होगी, देख भी लिया होगा, बट अगेन वहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मेरे को डिस्कस करनी है, तो कल मोस्ट प्रोबेबली हम उस पर बात करेंगे। आज के लिए टेक केयर।